नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। बड़े बड़े वाक़यात ने फिर से होना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अपने डेलीगेशन के साथ ईरान में मौजूद हैं। ये एक नया धक्का लगाया जा रहा है उस बस को जो अमन की तरफ जा रही थी लेकिन बीच में रुक गई, और उसके बाद इस्लामाबाद MOU की डेट जो थी 60 दिन की वो एक्सपायर हुई, और अब कोशिश की जा रही है कि दोबारा से उस अमल को रिवाइव करवाया जाए। उधर से डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने अमेरिका की खारजा पॉलिसी की तारीख की सबसे बड़ी सैंक्शंस की रिजीम ईरान पर लागू कर दी है, और डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ईरान कम्प्लीटली कोलैप्स कर रहा है। पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है? ये वो ईरान नहीं है जिस ईरान के पास अमेरिका की पॉलिसी पहुंचा करती थी, पैगामात के ज़रिए भी और बॉम्ब्स के ज़रिए भी, और उसके बाद ईरान बातों पर माइल हो जाता था अमन की। ये वो ईरान है जिसके अंदर ये सोच पाई जाती है कि अब हमारा अपर हैंड है। इन हालात में पाकिस्तान क्या कर सकता है, इसका भी हम अहाता करेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। अपोजिशन ने अब नया इमाम चुन लिया है। मौलाना फजल रहमान मुत्तहिदा अपोजिशन के अंदर शामिल हो गए हैं। आज उनका पहला इजलास हुआ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पहले ही अपोजिशन का रोल महमूद खान अतीकज़ई के हवाले किया हुआ था। अब अपोजिशन के अंदर मौलाना फजल रहमान की भारी भरकम शख्सियत भी दाखिल हो गई है। लेकिन ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की निस्बत ज़्यादा तनकीद कर रही है, तो सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मलाकड़े को कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले में न डाल दें। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे पास सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी अमूर। उनका बहुत शुक्रिया जी। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से, दोनों का बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, ओन साहब आपसे मैं पूछने पहले, आपको नया इमाम मुबारक हो। माशाल्लाह आपने अब नया इमाम चुन लिया है, लेकिन मौलाना फजल रहमान तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुली लड़ाई पर माइल हैं। आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलब भाई, वैसे इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। आज से कोई 4 साल पहले यही मौलाना साहब हमारे साथ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो उस वक्त PDM की नुमाइंदगी ये कर रहे थे। सो वी हैड अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑन दिस वन। लेकिन कम अज़ कम इस चीज़ को आपको आज पॉजिटिवली देखना चाहिए कि वो अपोजिशन अब जो समझती है कि अब इस गवर्नमेंट का चलना नागुज़ीर हो चुका है, कम अज़ कम स्लोली एंड स्टडीली वो अब इकट्ठी होती जा रही है। और उसमें आप बेशक इसे हमें नंबर दीजिए नहीं दीजिए, इसके पूरे नंबर आप गवर्नमेंट को ज़रूर दे सकते हैं कि जो हमें कहते थे कि जी पॉलिटिकल इमेच्योर हैं, किसी को वजन नहीं कैरी कर सकते, आज स्लोली मतलब मौलाना साहब का आना ये पहला खतरा है। और पीपल्स पार्टी का AJK के बाद उनका जो बयान देना फॉर्म 47 और नस्ल दर नस्ल के हवाले से, दैट्स अनदर थिंग दैट्स इन द कॉफिंग एज वेल। सो आप ये रिजेक्ट नहीं कर सकते कि स्लोली इस टाइटैनिक को अब तमाम सवारियां आहिस्ता आहिस्ता अबेंडन करती जाएंगी। सो आप बेशक उसको हमारे तनाज़ुर में बेशक उसको नेगेटिवली शायद देखें। नहीं, आपको 10 में से 10 नंबर आपके नहीं, 10 में से 10 नंबर आपके। I'm so happy कि आज यहाँ पर इन्वॉल्व जी बताइए। बस आखिर में यही कि पीपल्स पार्टी का हमारी तरफ चल के आना, ऑपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी का ऑपोजिशन लीडर साहबान के पास आके मिलना, इमरान खान साहब के हवाले से बयान देना, उनका इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को चैलेंज करना, और आप मौलाना साहब का आज हमारी पार्लिमानी पार्टी में बैठ के हमारा इस अयादा करना कि इस गवर्नमेंट को अब फर्दर हम इकट्ठे मिल के एक टफ टाइम देंगे, दैट शोज़ कि जी अब हवाओं का रुख स्लोली एंड स्टडी इस गवर्नमेंट के कम अज़ कम अगेंस्ट ज़रूर जा रहा है। हमारी फेवर में आना वो मैटर नहीं करता। सर राना साहब, ये फरमाइएगा कि आज तमाम तर कोशिश के बावजूद आप की जमात कोरम पूरा नहीं कर पाई। मैं सिर्फ ये याद दहानी के लिए कि बुनियादी नंबर्स आप असम्बलियों के अंदर पूरे नहीं कर पा रहे, सेशन नहीं चला पा रहे, और ये बात दुरुस्त है कि 2024 में जो जमातें आपके साथ खड़ी थीं वो आपको छोड़ के जा चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान आपके साथ टैसिटली सपोर्ट में थे, पीपल्स पार्टी की दूसरी एग्जाम्पल है, और ना सिर्फ उन्होंने छोड़ा आपको, अब वो PTI के साथ जाके बैठ गए। ये जो है वो आप जो है वो मेरा ख्याल है कि यानी कुछ चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनको बढ़ा चढ़ा के या अदरवाइज़ एंगल से जो है ना वो आप देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आज कोरम पूरा करना जो है वो कोई हमारी मिथ नहीं थी।
जिस दिन हमने कोरम पूरा करना हुआ उस दिन कोरम पूरा करने का मतलूबा नंबर हमारे पास मौजूद है, वो पूरा कर लिया जाएगा। जिस दिन कोई लेजिस्लेशन करनी होगी वो भी जो है वो हो सकती है। पीपल्स पार्टी ने जो हमें वार्निंग दी है वो सिर्फ ये दी है कि हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप हमारे साथ बैठें और उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। जब तक वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते हम रूटीन की लेजिस्लेशन या कोऑपरेशन जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई वाइटल इम्पोर्टेंट एजेंडा होगा तो उसके ऊपर हम पूरा ताउन करेंगे, जो उन्होंने 2 दिन पहले इस ऐलान के बाद जो है वो किया भी। जहाँ तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात का मामला है, बिल्कुल उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे। और इस सिलसिले में हमारी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, कल दोबारा मीटिंग है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उनके साथ जो है वो बैठ के वो इश्यूज़ जो जीबी और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की वजह से जो है वो एक दूसरे के ऊपर मैं तो गलतफ़हमी ही कहूँगा कि उन गलतफ़हमियों का जो है वो हम अज़ाला करेंगे। रही बात मौलाना फजलुर रहमान की, तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं वो 24 के इलेक्शन के बाद कोई ज़्यादा अच्छे नहीं रहे और वो हमारे साथ भी खड़े नहीं हुए लेकिन हमारे मुखालफ भी नहीं खड़े हुए। और अब भी जो है वो हमारे मुखालफ जो है वो खड़े नहीं होंगे। जिस दिन ये लॉन्ग मार्च करके 27 तारीख को ये आएंगे इस्लामाबाद का घिराव करने के लिए, पता नहीं 20 लाख लोग लाना चाहते हैं, तो उस दिन अगर मौलाना भी इनके साथ शामिल हुए तो फिर आपका जो आज एनालिसिस है ये हमारे लिए वाकई कोई फ़िक्रमंदी का बहस होगा। फ़िलहाल अपोजिशन में मौजूद जमातों का जो अपोजिशन में बैठती हैं उनका आपस में तबादला ख़्यार करना, आपस में मीटिंग्स करना, आपस में लाए अमल बनाना, ये पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियाद है, इसकी असास है। इसके ऊपर किसी को ना फ़िक्रमंद होना चाहिए और ना ही ऐसी एक्टिविटीज़ को जो है वो अदरवाइज़ लेना चाहिए। ये पॉजिटिव चीज़ें हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कि पार्टी जो है वो आपस में मिलें और मिल के जो है वो आपस में जो है वो कोई लाए अमल जो कि राना साहब के मुताबिक हो, वायलेंस ना हो, तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आपकी कमाल बात है कि वो मुत्तहिदा अपोजिशन है, वहाँ पर आपस में बैठे हुए हैं, लाएमल बना रहे हैं। मौलाना ने निज़ाम को उधेड़ कर रखा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर मारी और नए इंतखाबात के ऊपर वो राज़ी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन जिस अंदाज से आपने बयान किया है वो तो सही मानों में जिसको कहते हैं ठंड प्रोग्राम आपने रखा हुआ। ज़रा मैं ऑन साहब से पूछ लेता हूँ कि फिर राना साहब की टोन ऑन साहब आपने सुन ली है, उनको कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो मुझे कह रहे हैं कि आप खामखा इसके अंदर लफ्ज़ उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया, मुबालगा शामिल कर रहे हैं या किसी और जाविये से देख रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। तो सर मेरे ख्याल में उनका कॉन्फिडेंस बाहक है और ये जायज़ भी है जो उन्होंने स्टेटमेंट पहले दी है ना कि जिस दिन हमने कोरम पूरा करना होता है और जिस दिन कानून साजी करनी होती है उस दिन हम कोरम पूरा कर लेते हैं। वो यकीनन जिनकी कानून साजी होती है वो कोरम पूरा करवा लेते हैं और जब उनकी कानून साजी नहीं होती उस दिन इनका कोरम पूरा नहीं होता। सो इनका कॉन्फिडेंस जहाँ से ये ड्रॉ कर रहे हैं वो अपनी जगह बजा है पड़ा। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने इनका साथ दे के हमारी हुकूमत गिराई थी, आज स्लोली स्टेडीली वो हमारे साथ मूव कर रहे हैं। अब इसमें इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर ये लोग चलना चाह रहे हैं और ये समझते हैं कि 27 इतना इंपॉर्टेंट है जिसमें 20 लाख लोग आएंगे और एक नैरेटिव बिल्ड है कि आके इस्लामाबाद फतह करेंगे, यहीं से आपको इनका कॉन्फिडेंस शेक होता नजर आना चाहिए। मौलाना साहब का सिर्फ हमारी जमात के साथ आज बैठ के इसका कह देना, और अगर व्हाट इफ कि अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐसे किसी बैठ जाते पार्लियामान के अंदर, ऑल्दो कि हम मानते हैं हमारा मैनिफेस्टो डिफरेंट है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, लेकिन अगर सारी जमातें बाद सिर्फ नून लीग के अलावा सारी इकट्ठी होना शुरू हो जाए और कहें जी कि हम इस हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहते, आई एम श्योर कि ही माइट नीड टू रिकंसिडर स्टेटमेंट और वो जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा शेकी ज़रूर हो जाएगा। सो आज क्योंकि पहला दिन बनता है, कुछ अरसे बाद शायद इस तरह की स्टेटमेंट्स थोड़ी कमज़ोर पड़ना सर आपको खुद नज़र आनी शुरू हो जाएंगे। अच्छा सेंटर साहब, मैं ज़रा आपके लिए और राना साहब के लिए एक बयान जो आज चीफ मिनिस्टर केपी ने दिया 24 घंटे पहले, मैं प्ले करना चाहता हूं, जिसके अंदर वो अपनी
तोपों का रुख बुनियादी तौर पर हुकूमत की तरफ करना चाहते हैं, जो कमाल बात है क्योंकि आपकी जमात ने रिपीटेडली इस्टेब्लिशमेंट और इदारों को निशाना बनाया है। आप मानते नहीं हैं, लेकिन ट्विटर अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, एक्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ट्रांसक्रिप्ट भरे पड़े हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ निशाना है वो दुरुस्त नहीं है, और साथियों से गुजारिश कर रहे हैं कि निशाना दुरुस्त रखें और हुकूमत की तरफ तोपें ताने। सुनिए चीफ मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों अपना निशाना सीधा रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा तनकीद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे मैं करता था और करता हूं, लेकिन इस दफा इन छोरों ने जो जाली तरीके से पंजाब पर भी मुसल्लत है और पाकिस्तान पर भी मुसल्लत है, इन्होंने अदलिया के हुक्म, जजिस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका। तो सेनेटर रावत साहब, आपका टारगेट अब हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं। अच्छा तल साहब देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हमारा जो नैरेटिव रहा है वो कम से कम एंटी एस्टेब्लिशमेंट में हमें हमेशा गिना रहा है और हमें गलत रीड किया गया। हम हकीकी तौर पे डेमोक्रेसी के हक में थे, जमहूरियत के हक में थे और हम चाहते थे कि हर इदारा अपनी हदूद में रहे। ये एक बेसिक आइडियोलॉजी थी हमारी। अब इसको यकीनन किसी ने किसी तरह पेट किया। अब जो आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं, आपके जो दोस्त होते हैं, वो बाज़ का चीज़ों को थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो सुहेल अफरीदी की आज की टोन तो मुझे बड़ी पॉलिटिकल मैच्योर चल रही है कि असल में डेमोक्रेसी को जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो तो गवर्नमेंट कर रही है। वेरी फ्रैंकली, अगर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस जमहूरियत में जिस तरीके से सारे निज़ाम को, हाइब्रिड निज़ाम को कॉम्प्लीमेंट करके चला रही है, तो बड़े अकॉम्प्लिस तो ये हैं। अगर आज हम अपनी तोपों का रुख इनकी तरफ कर दें और जिस तरीके सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती जा रही हैं, अल्टीमेटली एक दिन सबको रियलाइजेशन हो जाएगी कि पाकिस्तान में चलने के लिए यू हैव टू सेट द राइट पाथ फॉर श्योर। जिसके लिए पहला पीपल्स पार्टी ने कहा कि उन्होंने कहा जी कि जीबी और एजी के इलेक्शंस समहाउ इट डिड नॉट वर्क वेल फॉर देम। फिर मौलाना साहब का आना, अचकजई साहब का मूव करना, ये सारी चीज़ें वो कड़ियाँ जो शो करती हैं कि हमें थोड़ा सा वाकई इनकी तरफ जाना चाहिए। असल तो कमिट इन्होंने किया हुआ है जिसकी वजह से पूरी चीज़ें उथल पथल है कि हर चीज को जस्टिफाई कर दिया। सो समवेयर आई थिंक ही इज सेटिंग द राइट टोन फॉर द पार्टी एज वेल। राना सलाना साहब, ये एतमाद अच्छी चीज़ है, लेकिन ये आपका एतमाद है या हम कहें कि आप फ़िक्र से आज़ाद हैं और शायद बहुत ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार हैं और हालात वैसे नहीं है जैसे आपके एतमाद से ज़ाहिर हो रहा है? जी नहीं तलत साहब, ये आप इन चीज़ों को पॉलिटिकली एनालाइज करें। पहली बात, पीपल्स पार्टी जो है वो आप अगर इस तरह से समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी शायद कोलिशन को से बाहर जा रही है, पीपल्स पार्टी हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे साथ आगे चलने को तैयार नहीं है, ऐसा रवैया तो नहीं है। पीपल्स पार्टी जिन्हें जब खुद कहा कि भाई हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे साथ बैठे इन मामलात को जो है रिज़ॉल्व करें, तो ये चीज़ तो एक समझ आती है ना कि वो जो भी इश्यूज़ हैं उनको वो रिज़ॉल्व करने के लिए तैयार है। और वो इशू अभी कल की तो बात है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो एक बड़ा पुरजोर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे और जलसे कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, एक दूसरे से जो है वो गिला शिकवा भी हो रहा था। तो अगर कल के बाद आज सूरत हाल ये है तो आने वाले दिनों में वो चीज़ें जो हैं वो रिज़ॉल्व हो सकती है, होनी चाहिए। इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान तो 2 साल पहले भी इनके साथ जो है वो सारे जो है वो इनके साथ जो है वो बैठ के उनकी बातें हुई थी। वो तो 2 साल पहले भी इनके साथ शामिल हुए थे। वो 2 साल पहले जब 26वीं तरमीम थी तो इनके साथ उनका जो है वो इस कदर इत्तेहाद हुआ था कि इन्होंने मिल के जो है वो 26वीं तरमीम में जो है वो अपना अमेंडमेंट्स करवाई, बाद चीज़ें ड्रॉप करवाई और उसके बाद फिर इन्होंने एक मुतफ़िक़ा जो है वो लाहे अमल तैयार किया और उसके बाद ये सामने आए। बाद में इन्होंने कहा कि ठीक है मौलाना आप वोट दे दें, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम वोट नहीं दे सकते, और 26वीं जो है वो तरमीम हुई। तो क्या कल को मौलाना जो है वो इनके साथ इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो इनके एहतजाज का जो है वो इनके साथ होंगे? क्या वो भी जो इन्होंने घिराव करना है इस्लामाबाद, उनके लोग भी इनके साथ जो है वो शाना बेशाना होंगे? मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि नहीं होंगे। या वो इनको भी इस 27 तारीख के प्रोग्राम से जो है वो पीछे हटाएंगे,
या ये 27 तारीख का प्रोग्राम अकेले ही करेंगे। इनके साथ ना मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, ना महमूद खान अचकज़ई होंगे। तो फिर ये तो राणा साहब आपने ये तहिया कर लिया कि जो मयार है, जो मयार है कामयाबी का, वो मयार है जो कामयाबी का अपोजिशन का ये होगा कि वो घेराव करते हैं इकट्ठा या नहीं। लेकिन राणा साहब ये तो एक्सट्रीम मयार है ना, उसके अलावा पार्लियामान के अंदर उनके नंबर ज्यादा हो सकते हैं। नहीं गिराव नहीं मतलब जब तक गिराव ना करे तो तब तक वो कामयाब नहीं है। नहीं ना ये गिराव है, ना ये पैमाना है, ना ये हमारा मुतालबा है। मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि इन्होंने ये प्रोग्राम अपना ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है, और अब अगर अपोजिशन को कोई इत्तेहाद बनता है और सब की सिमत जो है वो अलग-अलग है, किसी का तरीक़ाकार एक है, किसी का दूसरा है, किसी का तीसरा है, तो फिर उस इत्तेहाद की जो कुव्वत है या उस इत्तेहाद का जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, तो उसकी स्ट्रेंथ का भी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ना। ठीक, सेनेटर रॉन साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि आपने पहले जमात ने खुद जोर लगाया, सड़क को गर्म किया, 9 मई के वाक़यात हुए, आपकी जमात का उसके ऊपर मौक़िफ़ है कि जी इनकी तहकीकात होनी चाहिए, जो मुकदमात हैं वो बताते हैं कि जमात ने अपने वर्कर्स के ज़रिए काम करवाया। इस बहस में हम नहीं उलझते, लेकिन आपने ख़ुद उस मामले को आगे चलाया। फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा से चीफ मिनिस्टर्स ने ऑर्गेनाइज़ करना शुरू कर दिया एहतजाज को। फिर आपने बतदरीज अपना एहतजाज जो है वो महमूद खान अचकज़ई के हवाले किया, सेनेटर नासिर साहब के हवाले किया, और अब आप मौलाना फजलुर रहमान की सियासत के साथ जुड़कर इम्पैक्ट जनरेट करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना ही चाह रहा हूँ कि क्या पीटीआई के अंदर ये रियलाइजेशन बढ़ गई है कि अकेले उनके बस का काम नहीं है, लिहाजा जो भी मिले उसको अपनी बस पे सवार कर लें? चलो सब एक अर्ज़ करूँ, वैसे ना मैं तो कहता हूँ कि आज आपको हमारी कम अज़ कम पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तारीफ़ ही करनी चाहिए। देखें, समटाइम्स आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, रियलाइजेशन किसी टाइम भी हो सकती है कि पॉलिटिकल अलाइंसेस के बगैर मूवमेंट्स नहीं जनरेट होती। और ये जो नैरेटिव है कि इस्लामाबाद का घिराव 20 लाख लोग और पहले भी आए थे फिर भी आएंगे, ये गलत है। हम तो छोटी से मुजाहरे के लिए दरख्वास्त देते हैं तो हमें DC जो है ना वो मुलाकात से इनकार कर देता है, हमें तो जलसों की इजाज़त नहीं। और पिछली दफ़ा जो मार्च हुए थे उसमें तो हम आराम से किसी जगह जलसे की भी कायल थे कि बिठा दिया जाए, लेकिन somehow they are not even willing to talk to us। असल जो बात नोट करने की तला साहब वो ये देखिए, पिछले 2-2.5 साल में 5 दफ़ा ये फॉल आउट हुआ है नून लीग और पीपल्स पार्टी का। आप ये देखिए, कराची की तरक्की के हवाले से CM पंजाब और CM सिंध की आपस में स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। नहरों के हवाले से इनका फॉल आउट हुआ था, सूबों के हवाले से इनका फॉल आउट हुआ, GB के इलेक्शन में फॉल आउट हुआ और AJ के इलेक्शन में फॉल आउट हुआ। कम अज़ कम हम में इतनी मैच्योरिटी है कि बावजूद इसके कि हम समझते हैं कि सूबे बनने चाहिए, हमारा तो मैनिफेस्टो है पड़ा, लेकिन आज हम कम से कम ये नैरेटिव भी लेके रहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी कहती कि सिंध के अवाम इसके ऊपर राजी नहीं है तो आप रिकंसिडर कीजिए, लेट्स टेक देम ऑन बोर्ड, इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड कीजिए। क्या मुस्लिम लीग नून इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखा सकती है कि अपने किसी अलायंस के साथ बैठ के तैयारी कर ले, क्या ठीक है हम आपके स्पेस देने को तैयार हैं? ये मैच्योरिटी का इम्तिहान नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स है। देखें, ये सिर्फ इखलाकी नंबर नहीं लेने ना, आपने निज़ाम को गिराना है, हुकूमत तब्दील करनी है, नए इंतखाबात करवाने हैं, तो आपका तो बड़ा हार्ड कोर एजेंडा है। तो ये इखलाकी किस्म का तो नहीं है कंपटीशन के आप इखलाकियात में आगे चले गए। तो आप क्या कर लेंगे अगर आप हुकूमत को ना गिरा पाए? तो चले ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही चल रही है वो, लेकिन चलती रहेगी फिर वो। एक अर्ज करता हूं सर, इस हुकूमत को गिराने के लिए ऑफ कोर्स हमारा तो पहले दिन से पॉइंट है कि ये लेजिटिमेट नहीं है, इनका जो क्लेम है पड़ा इस हुक्मरानी पे वो बनता ही नहीं है। अब अल्टीमेटली अगर कोई सियासी जमात जो हमारे अलावा PTA के अलावा इस लाइन के ऊपर हमारी पिच पे आती है, सो अगर इमरान भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट काउंट कर लें कि फॉर्म 47 नस्ल दर नस्ल, और यही बात मौलाना फजलुर रहमान भी कर रहे हैं, तो अगर कोई हमारी पिच के हो तो हम क्यों ना वेलकम करें। पार्लियामान के अंदर हमारा इत्तेहाद हो सकता है, आपको सिर्फ स्पेस देने की जरूरत है। और एक चीज़ और बताऊँ, ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम शायद इतने पोलिटिकल मेच्योर हो ना हो, आप इसके ऊपर बेशक सारा दिन बहस कर सकते हैं, मुझे इनकी मेच्योरिटी के ऊपर है कि ये सारा कुछ जितना वजन डाल के वो एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हैं, अरबाब इक़्तिदार पे बैठे हैं कि शायद हमारा जनाब सिस्टम चलता रहेगा। दे आर एन एक्सेस बैगेज नाउ फॉर एवरीवन। आप पाकिस्तान की इकॉनमी देख लें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें, बलोचिस्तान देखें, खैबर पख्तूनख्वा देखें, एवरीवेयर जो इनसे सवाल किया जाता है कहते हैं हमें तो पता नहीं, उनसे पूछ ले। ये जो उन वाला जवाब है ये इतना बड़ा बोझ है, मेरे ख्याल में अभी कोई भी उठाने को तैयार नहीं। सो जैसे मैंने कहा था ना, टाइटैनिक, दे आर अ सिंकिंग
sinking ship. अब इससे हर बंदे ने they have to jump this ship कि यार निकल जाए इससे पहले ये हमें मलिया मेट ना कर दे. It has nothing to do with us. That's entirely their fault जिसकी वजह से ये सारी political जमातें slowly इनके खिलाफ इकट्ठी होती जा रही हैं. So let's take it this way जी. राना साहब, तो फिर आप उनके ऊपर बहुत तकिया कर रहे हैं, तो जिस दिन उनने कहा कि बस ख़त्म तो बस ख़त्म. नहीं, देखें, मामला ये है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब के, जो कि 2 साल पहले भी इनके साथ वो मिले थे और उसके बाद फिर दोबारा जो है वो फासले हो गए, और उसके अलावा जो है वो महमूद खान चकज़ई साहब को इन्होंने बनाया है अपोजिशन लीडर, अल्लामा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाया है. तो यही 2 साल से इनका चल रहा है. क्या कोई कोलिशन गवर्नमेंट की जो अलाइज हैं उनमें से कोई पार्टी जो है वो, क्या उसने पिछले हफ्ते में या 10 दिन में या 2 दिन में क्या उन्होंने ट्रेजी बेंचेस छोड़ के अपोजिशन में जाके बैठ गए? ये वहाँ पे पिछले 2.5 साल से अपोजिशन में बैठे हैं. मौलाना फजल रहमान भी बैठे हैं, महमूद खान चकज़ई भी बैठे हैं. तो आपस में अगर एक मीटिंग इन्होंने कर ली है, तो उस मीटिंग से अगर ये समझा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, तो ये फिर कामयाबी जो है, ये तो फिर ये कामयाबी जो है इसी तरह से होती रहेंगी, और ये हुकूमत जो है ये अपना टेन्योर जो है. आपने उनका जवाब नहीं दिया राना साहब, उनका जवाब देना. 30 सेकंड रह गए. उनके ऊपर आपकी रिलायंस बहुत बढ़ गई है. उनके ऊपर नहीं, उनके ऊपर हमारी रिलायंस जो है वो जितनी इनकी थी उनसे तो उससे तो कम ही है. लेकिन बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये फरमाए कि क्या इनका जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस किस्म का मामला था, और जिस किस्म की ये तकारीरें करते थे, और जिस किस्म की ये बातें करते थे, कि हमने तो कभी उन चीज़ों को उस हद तक जो है वो ना कभी गए हैं, ना कभी हमने जो है वो बात की है. लेकिन मामला ये है कि जो उनके करने का काम है वो बिल्कुल वो करते हैं. उन्होंने मुल्क को जो है वो मार्का हक में कामयाबी हासिल करके बड़ी इज़्ज़त दी है. डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर भी फील्ड मार्शल का जो है वो बड़ा एक जो है वो ज़बरदस्त रोल है. तो उस चीज़ को आप डिनाई तो नहीं कर सकते. आपने सही कहा. एक बात, कोरम पूरा करने की ज़रूरत नहीं है. राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया. नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी. प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन. अब से थोड़ी देर पहले अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियों का एक नया जाल फैलाया है और कहा है कि 5 अहम शोबों को अब इन पाबंदियों का निशाना बनाया जाएगा, जिसमें डिजिटल असासे हैं, टेक्नोलॉजी है, सोना है, हवाबाजी और जहाज़रानी है. अब बॉम्ब्स नहीं होंगे, मुआशी तौर पर हमने इनका गला घोंटना है. और साथ ये भी कह दिया कि जो मुल्क या इदारे ईरान की किसी न किसी तरीके से मुआवनत कर रहे हैं वो भी इन सैंक्शंस के ज़ुमरे में आएंगे. इस पर भी बात करेंगे. इस दौरान पाकिस्तान के जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी के साथ ईरान में मौजूद हैं. वहाँ पर उनकी मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अब बाहमी मामला भी है और इलाकाई दिफाई मामला भी है, तो सिर्फ अमेरिका के हवाले से बातचीत नहीं हो रही. उस पर भी बात करेंगे. हमें मारवी सरमद ने वाशिंगटन से ज्वाइन किया है, तज्ज़ियाकार हैं और एडिटर हैं साउथ एशियन अफेयर्स, और सुमेरा खान जो हमारी रिपोर्टर हैं खारजा और दिफाई अमूर की, उन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया. क्विकली सुमेरा, अमूमन हमें तफसील से पता चलता है ऑफिशियल ज़राए से कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का दौरा ईरान का, इसमें क्या हो रहा है. लेकिन अभी इस दौरे में बहुत छोटा सा बयान आया ISPR की तरफ से और ज़्यादा तफसीलात ईरान से आ रही हैं. तो ISPR ने हमें क्या बताया है कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का दौरा किस मकसद के लिए? बहुत शुक्रिया तलत साहब. और ISPR ने अपने एक ब्रीफ सा स्टेटमेंट जारी हुआ था जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि उनका जो रडार ऑफ फोकस है वो तमाम तर इलाकाई अमन और इस्तेहकाम पर है, और वो जो तमाम तर डिप्लोमेसी है, आई डोंट नो इंटरमीडिएटशिप, और आई एक्चुअली यूज द वर्ड ऑफ फैसिलिटेटर, क्योंकि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहे नेगोशिएशंस को. डिप्लोमेटिकली वी आर फैसिलिटेटर्स, मगर ईरान और अमेरिका हमेशा हमें मीडिएटर कह के एक टर्म से बुलाते हैं.
तो उनकी इस स्टेटमेंट में ये बयान किया गया है कि हमारी तवज्जो और CDF जो है उनकी तवज्जो उस आलमी अमन के इस्तेहकाम और उसके तहफ़्फ़ुज़ पर होगी। तो ये उनके बड़े एक ब्रीफ से 2 लाइन थे, बट ऑब्वियसली पीपल आर सिंकिंग देयर टीथ टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बट मालूमात बहुत महदूद है। ये मैं आपको बहुत क्लियर करती चलूँ, मीडिया ख़ासतौर पे आलमी ज़राए इब्लाग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में शायद कुछ 2-3 खबरें पिछले 24 घंटों में बाउंस भी हुई हैं। तो जी, पहले जो खबर वो रॉयटर्स की तरफ से आई, एक दो और जराए से आई। मैं आपके पास वापस आता हूँ, ज़रा मारवी से मैं बात करूँ। मारवी सरमद, हम तो पिछले कई माह से जंग की खबरों को कवर कर रहे हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का हम तज्जिया कर रहे हैं, लेकिन आज आकर फिर इकनॉमिक सैंक्शंस के ऊपर आप बात ठहर गई है। वो कह रहे हैं कि अब ये हमारी नई मुहिम है कि हमने ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करना है। तो ईरान में तो इन अ वे विक्ट्री साइंस हर तरफ वेव कर रहे होंगे, कहाँ पर बम्बार्डमेंट कर रहे थे और कहाँ पर ये बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और एक्चुअली विक्ट्री साइंस के लिए ही ट्रंप ने ये पैंतरा बदला है। जब लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मैं हाजिर हुई थी तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो न्यूक्लियर थ्रेट एक इमर्ज होता है उसके बारे में, और ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इस तरह के एलिमेंट्स हैं यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें, जो कि जाहिर है कि नहीं चाहेंगे कि ऐसा रेकलेस किस्म का कोई स्टेप उठाया जाए अमेरिका की तरफ से, और उसके बहुत डेविस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स दुनिया पर तो होंगे होंगे, अमेरिका खुद पर बहुत ज़्यादा होंगे। तो उनको मुझे ऐसे लग रहा है कि वो फोकस जो है वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी से हटकर ज़रा मॉनेटरी स्ट्रैटेजी, सो इट्स अवे फ्रॉम मिसाइल्स क्लोजर टू मनी, और वही बात ज़्यादा समझ में भी आती है ट्रंप की। और मेरा ख्याल है कि जो ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि वॉर के हक में नहीं भी थी, वो भी इसके ऊपर कन्विंस कर रही थी ताकि उनका फोकस जो है वो इस पे हो और उनको कोई एक ऑफ रैम्प मिले इस पूरी सिचुएशन से निकलने का, क्योंकि वो विक्ट्री साइन के बगैर वो निकल महाल था उनका। तो वो इस तरह से, अभी आपने देखा कि इसी पिछले हफ्ते में ही कनाडा के साथ ब्रेक डाउन हुई है उनकी निगोशिएशंस टैरिफ के ऊपर, मगर वो उसको अपना विक्ट्री ही तस्वुर करते हुए यहाँ के मीडिया में जो भी उनके वो हैं स्पोक्स पर्सन, और वो उसी तरह से फ्रेम कर रहे हैं उसको। और इसी तरह से ये सैंक्शंस को भी ये इसी तरह से फ्रेम किया जा रहा है जैसे ये इनकी अल्टीमेट जो है वो विक्ट्री है। मगर लेकिन ईरान में इसकी तशरीह काफ़ी मुख्तलिफ है, ईरान में तशरीह इनकी काफ़ी मुख्तलिफ है। मैं अगर सुमेरा आपसे पूछ पाऊँ कि मामला सिर्फ यही नहीं रह गया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान आपने मीडिएशन करनी है, फैसिलिटेशन करनी है, ये जो इकनॉमिक सैंक्शंस हैं, जब उनके वज़ीर ख़ज़ाना से पूछा गया कि चाइना के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि अगर ईरान को आपने हकीकत में मुआशी तौर पर नुकसान पहुँचाना है तो चाइना का जो उसके साथ ताल्लुक़ वास्ता है उसको आपने कट ऑफ करना होगा। तो उसने कहा जी कि कोई भी मुल्क इस सैंक्शन रजीम से बाहर नहीं होगा। तो चाइना अगर इन सैंक्शन रजीम में आता है तो बराह रास्त अमेरिका के साथ उसकी लड़ाई बन जाती है, और हमने तो अभी तक बहुत ही एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, तो हमारे लिए एक चैलेंज भी बन सकता है। चैलेंज तो तलस्सा बन रहा है, बल्कि आपको याद होगा 2-3 महीने पहले जब बिल्कुल पीक ऑफ द आवर था, इसी तमाम तर जंग का हमने डिस्कशन की थी, मैंने एक छोटा सा हिंट उसमें दिया था कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाबुल मंदेब और एक इलाका और ऐसा है जो कि अनटैप्ड है, उसके ऊपर कोई बाकी दुनिया की इतनी इजारादारी नहीं है, मगर अमेरिका की उस पर नजर है क्योंकि वो बहुत ही एक मिस्ट्री है दुनिया के लिए, वो है कैस्पियन सी वाली बेल्ट। आपने देखा होगा इस पूरे टाइम में जितनी भी बमबारी ईरान की जानिब से जारी रही है, उसके ऊपर ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ वेव ऑफ आर्टिकल्स इन द फॉरेन मीडिया कि कैस्पियन सी की तरफ से रशिया और चाइना की तरफ से उनको एक एक्स्ट्रा एड आ रही है। अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता कैस्पियन सी की जानिब जाएगी क्योंकि उसको इंटरनेशनल शेल्फ वाटर्स की तरफ लाने की भी बात हो रही है। रिसेंटली वहां चाइना और रशिया आएंगे और वो एक फ्लैट वाटर बेड है जिसकी बात की जाएगी कि आया वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द तुर्की, रशिया और ईरान और चाइना, और वहां से उनकी तमाम जो आपके ख्याल के मुताबिक चैलेंज है पाकिस्तान का
जी बिल्कुल। चैलेंज जो है पाकिस्तान का वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ये पहले वाला ईरान नहीं है। ये ईरान समझ रहा है कि उसने अमेरिका को ना को चने चबवा दिए हैं और अमेरिका की सुबकी कर दी है। ज़रा मैं मारवी आपसे पूछ पाऊँ, ये जब जेडी वैंस कहता है कि ईरान से निपटने का सबसे मौसर तरीका उसको तेल और गैस की तिजारत से रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है, ये जो जुमला है ट्रंप के उन जुमलों से कितना आपको मुख्तलिफ फील होता है? मुझे तो बहुत मुख्तलिफ फील होता है कि हमने ईरान को ऑब्लिटरेट कर देना है, हमने सिविलाइजेशन को तबाह कर देना है, हमने इनके मुल्क को 4-5 हिस्सों में तोड़ देना है। ये तो उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ये तो इसमें एक हल्की सी बेचारगी भी आपको नजर आती है। अच्छा तलत साहब, ये अब जहन में रखें कि जेडी वैंस जो है वो उनकी नज़रें इस वक्त 2028 के ऊपर हैं। वो एक कंटेंडर हैं अगली एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करने के, और वो रिपब्लिकन टिकट चाहते हैं उसका कैंडिडेसी का। अब उसमें मसला ये है कि उनके पास ये जो लेगेसी है इस वॉर की, फॉरएवर वॉर जो बनती जा रही है, अल्लाह रहम करे इसको जल्दी ख़त्म हो ये, मगर इंप्रेशन कुछ ऐसा आ रहा है कि ये एक और फॉरएवर वॉर जो है वो अमेरिका ने मोल ले ली है। अब इससे डिस्टेंस जब तक वो जेडी वैंस अपने आप को नहीं करेंगे तो उनकी कोई ऑप्शन बनती नहीं है, क्योंकि इस वक्त मागा वर्ल्ड, मागा यूनिवर्स हो जो रिपब्लिकन्स की कंजर्वेटिव यूनिवर्स है, उसके अंदर बहुत बड़ी स्प्लिट है इस वॉर की वजह से। और कोई भी कैंडिडेट सैंक्शंस को तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी ओन किया है। तो ये सिर्फ जेडी वैंस का बयानिया नहीं है, उनके वजीर खजाना ने सैंक्शंस को अनाउंस किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको अनाउंस किया, ओन किया। सो इन अ वे ये एक कलेक्टिव स्ट्रेटजी भी तो है कि हमने अब सैंक्शंस के जरिए ईरान को डील करना। बिल्कुल कलेक्टिव स्ट्रेटजी है, मगर उसमें दोनों की इंस्पिरेशन, इशारा मैं ये करी थी कि दोनों की जो इंस्पिरेशन है वो अलग है। ट्रंप इसको एक ऑफ रैम्प, विक्टोरियस ऑफ रैम्प के तौर पे लेना चाह रहा है, और वैंस जो है और जो इनके मार्को रूबियो वगैरह जो दूसरे लोग हैं ये चाह रहे हैं कि इसको ना सिर्फ मिलिटरीली अपने आप को डिस्टेंस करें, बल्कि उसको एक और साइड के ऊपर ट्रंप की तवज्जो जो है वो साइड पे हो जाए, ताकि न्यूक्लियर थ्रेट भी डाइल्यूट हो जाए। क्विकली आखिर में सुमेरा, हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, लेकिन अभी मैं मोहम्मद मरांडी का एक पोस्ट देख रहा हूँ, और आपको पता है वो कितने करीब हैं ईरान के गवर्नमेंट के। उसमें उन्होंने कहा है कि ये बहुत उम्मीद का इजहार किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, अब तेहरान ने जो वाशिंगटन के हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो वाशिंगटन को रीले करें। सो इन अ वे आपकी बात ठीक थी, ये मीडिएशन फैसिलिटेशन साथ साथ चल रही है, लेकिन दुनिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है, पहले वाली मीडिएशन वाला रास्ता नहीं रहा अभी है। बहुत मुश्किल टास्क हो गई है पाकिस्तान के लिए तरह साहब, और मैंने एक हिंट आपको अभी दिया है कि ईरानी जो सोर्सेज से मुझे कुछ चीज़ें पता चल रही हैं वो यही है कि पाकिस्तान के सामने ये एंगल रखा जाएगा कि अगर हमारे वो शेल्फ वाटर्स जो कि सिर्फ हमारे हैं, अगर वहां पर नजर रखी जा रही है सैंक्शंस के जरिए, तो ये बात बहुत बड़ी तबाही की तरफ जाएगी। मगर पाकिस्तान क्योंकि अब मक्का डिफेंस एग्रीमेंट में बहुत बड़ा एक पार्टनर है, आप देख रहे हैं बाकी ममालिक भी आ रहे हैं, कुदरती तौर पर एक अट्रैक्शन है उसकी जानिब, तो पाकिस्तान ने भी बताना है कि हम आपके जियोग्राफिकली आपके नेबर्स हैं, मगर अमेरिका के साथ अब हम मेजर नॉन नेटो एलाई भी हैं, और अब हम उसके साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे शराकतदार भी हैं, और रीजनल अलायंस का हिस्सा भी है। और रीजनल अलायंस तो बुनियादी तौर पर जंग बम्बार्डमेंट से हटके मुआशी सैंक्शंस की तरफ चली गई है, और वो जो रास्ता पहले हमें मुश्किल लगता था अब निस्बतन आसान लगता है जब हम रिकॉल करते हैं, क्योंकि मौजूदा हालात बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।